द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इट इज ए स्टोरी रिटन बाई खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह यहाँ इस स्टोरी में एक रिलीजियस लेडी के बारे में बताते हैं जो ओल्ड एनफ है, बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, और नरेटर के रूप में यहाँ पे खुशवंत सिंह ये बताते हैं कि किस प्रकार से वह ओल्ड लेडी अपने पूरे लाइफ में सिर्फ पूजा पाठ में ही अपना समय अधिक से अधिक व्यतीत करती थी। आप लोग केयरफुली सुनिए। वह ओल्ड लेडी जो थी, राइटर कहता है कि ओल्ड लेडी जो थी इतनी ओल्ड थी कि ऐसा लगता था कि और अधिक ओल्ड हो ही नहीं सकती थी। और जैसा कि नरेटर यहाँ पे 20 सालों से देखता आ रहा है कि उसकी दादी माँ बहुत ही बूढ़ी थी और उनमें किसी प्रकार से और अधिक चेंजिंग हो ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था कि मानो को वो बुढ़ापा 20 साल से वहीं पर थमसा गया था। समझ रहे हो? 20 साल से बुढ़ापा थमसा गया था। बहुत लंबी उम्र होती है 20 साल के लिए, बुढ़ापा सेम उसी उम्र में थम जाए, है ना। कई बार होता है, लोगों को देखते होगे कि अपने उम्र में थम से जाते हैं, लंबे समय तक एक ही जैसा दिखाई देते हैं। ठीक उसकी दादी माँ वैसे ही, राइटर भी यही कहना चाहता है। फिर क्या होता है कि वो बताना चाहता है कि उसकी दादी माँ बहुत ही रिलीजियस थी। कुछ लोग ऐसा कहते थे कि अपने समय में एक काफ़ी खूबसूरत भी थी, जवान भी थी और इनका हस्बैंड भी हुआ करता था। लेकिन जो भी हो, राइटर को ऐसा विश्वास नहीं होता है, अर्थात कह सकते हैं जो नरेटर है उसको ऐसा विश्वास नहीं होता है। फिर क्या, वो अपने दादा के बारे में बताता है कि वह दादा जो कि इस समय तो है नहीं, उनका जो एक तस्वीर है एक अंगीठी के ऊपर ऐसे टंगा हुआ था। वो देखे कि ऐसा है कि उसके दादा को देख करके ऐसा लगता था कि यह इनकी उम्र 100 वर्ष से भी कहीं ज़्यादा है, और इनके पुत्र पुत्रियां नहीं बल्कि पौत्र और पौत्रियां थे, ऐसे लग रहा था। यानी कहने का तात्पर्य, कई लोगों को ऐसे देखने में लगता है ना कि वहाँ पे उसके पुत्र नहीं हो सकते, पुत्रियां नहीं हो सकते, लेकिन ऐसे ग्रेट हैं कि उनको लगता है कि कितने वे महान होते हैं, उनके पौत्र हैं, पौत्रियां हैं, है ना। उनका एज जो होता है उनकी ग्रेटनेस से मापी जाती है, या कह सकते हैं कई बार होता है कि उनके ग्रेटनेस से उनके एज को मेजर किया जाता है। ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं, और ऐसा था उनके दादा की एज और उनके दादा की लुक। चलिए देखते हैं कि ऐसा था कि उनके दादा भी जो थे बहुत ही अच्छे व्यक्ति दिख रहे थे पिक में, और उनकी जो दाढ़ी थी उनके सीने के निचले भाग तक लटकी हुई थी। ये तस्वीर बहुत ही मोहक था। नरेटर ये बताना चाहता है कि उसकी दादी माँ जो थी काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन जो भी है उनमें एक बात थी कि घर में वह टहला करती, घुमा करती, थोड़ा भचक करके चलती थी। जैसे ओल्ड मैन होते हैं, ओल्ड लोग हो जाते हैं, थोड़ा सा कह सके लंगड़ा कर चलती थी। और उनके हाथ में क्या होता, हमेशा जो है एक रोजरी होता था, एक माला, जिसको हमेशा वह जपते रहती। और उनका मुख जो था, यानी होठ जो थे उनके प्रेयर करते रहते। आई मीन ऐसे लगता कि वह उनके होठ हिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई प्रेयर कर रही हूँ। और इस प्रकार से हर वक्त वह इसी सिचुएशन में रहती। अक्सर वो सफ़ेद स्वच्छ कपड़े पहना करती, बहुत ही रिलीजियस लेडी थी, है ना। ऐसा लगता था कि उनकी दादी माँ काफ़ी अपने आप में संतुलित थी। नरेटर की दादी माँ के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वह जो थी बच्चे को, यानी नरेटर को, जब बचपन में था, छोटा था बहुत, तो हर वक्त उसको तैयार करती रहती। आई मीन कि वह हमेशा इस बात के लिए केयरफुल रहती कि वह स्कूल जा रहा है तो उसको तैयार करना चाहिए, तो वह सवेरे जगाती, उसको जो भी तैयार होने के सिचुएशंस होते हैं, नहलाती धुलाती, कपड़े पहनाती, और यहाँ तक कि उसके बैग भी जो है सेट करती। बैग में एक जो है उसके लकड़ी की बनी हुई पटल होती, यानी पटरी जिसको कहते हैं, फिर सरकंडे की एक कलम होती, और ये सारी चीज़ों को एक पैकेट बना देती और उसको दे देती कि चलो तुम। जो यहाँ पे नरेटर है यह सिचुएशन देखता, और उस वक्त इसकी दादी माँ वह प्रेयर सॉन्ग किया करती, ऐसी प्रेयर सॉन्ग किया करती कि मानो कि यह नरेटर उसकी बात को सुने, अर्थात दादी माँ की बात को सुने, अर्थात दादी माँ की प्रार्थना को सुने, और दादी माँ की प्रार्थना को वह क्या करे, याद करे। लेकिन यहाँ पे नरेटर कहना चाहता है कि दादी माँ की प्रार्थना को याद करने के पीछे मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस हाँ कि इसलिए सुन लेता था क्योंकि दादी माँ की आवाज़ मुझे बहुत ही क्या थी, प्रिय थी, इसलिए वह सुन लेता था। नरेटर ये बात बताना चाहता था। चलिए ठीक है, तैयार कर लेते, और उसके बाद जो है स्कूल जाने से पहले उन्हें वह चपाती देती, चपाती पे थोड़ा सा जो है वह मक्खन लगा देती, चीनी उस पर लगा देती और उसको खा लेती। इधर पर वो बासी चपाती होती, लेकिन जो भी नाश्ते के रूप में वो ले लेते, और तमाम चपातियाँ जो है दादी माँ अपने साथ ले लेती। वह इसकी स्कूल ओवर होने के बाद जब वापस आएंगे तो वह कुत्तों को खिलाएंगी उस गाँव के। दादी माँ और नरेटर दोनों साथ साथ स्कूल जाते, क्योंकि स्कूल और टेम्पल दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड था। वहाँ जाने के बाद जो है नरेटर जो है अपनी पढ़ाई करता और दादी माँ अपनी पूजा, दोनों काम साथ साथ हो जाता। जहाँ पे वो टीचर
अल्फ़ाबेट पढ़ाते, वहीं पे दादी माँ बैठ करके वह ग्रंथों के मंत्रों का उच्चारण करती, अर्थात उन ग्रंथों का पाठ करती। कह सकते हैं कि जब क्लास ओवर हो जाता दोनों साथ साथ आते। दादी माँ जो है उस चपाती को जो घर से ले गई होती वह गांव के कुत्तों को ऐसे फेंकती, खिलाती। वे सब आपस में कुत्ते लड़ते झगड़ते दादी माँ के पीछे पीछे उनके घर तक भी आते। यह रूटीन्स लगभग कह सकते हैं कि हर रोज का था। चलिए कोई बात नहीं है। अब क्या होता है कि कुछ साल बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक टर्न आ जाता है। जो नरेटर के फादर मदर दोनों जो शहर गए होते हैं वहाँ पे अपना रूम सेटल कर लेते हैं और दादी माँ और नरेटर दोनों को बुला लेते हैं। दोनों वहाँ पे गए हैं। अब वहाँ पे थोड़ी सी ट्विस्ट आती है दोनों के फ्रेंडशिप में, अर्थात दादी माँ और नरेटर दोनों के फ्रेंडशिप में थोड़ी सी ट्विस्ट आती है। क्या कि अब वहाँ पे नरेटर जो है उसका जो एडमिशन है वह एक किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो जाता है, कॉन्वेंट स्कूल में हो जाता है, और वह बस से आने जाने लगता है। तो इस प्रकार से दादी माँ उसके साथ नहीं जा सकती। दादी माँ को थोड़ा झेप महसूस होता है, लेकिन फिलहाल इस सिचुएशन को चेंज तो नहीं कर सकती। फिर दादी माँ से थोड़ा कम लगा होता है। जब दोनों एक ही रूम में रहा करते, दादी माँ तैयार भी करती हैं, लेकिन अब थोड़ा कम बोला करती हैं। लेकिन जैसे ही वह स्कूल से आता, दादी माँ अक्सर पूछा करती कि क्या तुमने वहाँ पे पढ़ा है, क्या कुछ पढ़ा है, क्या कुछ खास पढ़ा है। तो बताता कि आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है, कुछ वेस्टर्न साइंस पढ़ा है, द अर्थ इज राउंड ए पढ़ा है। दादी माँ पूछती क्या वहाँ रिलीजियस कोई चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं? तो बताता नहीं नहीं, वहाँ वेस्टर्न सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कोई रिलीजियस चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। दादी माँ को काफ़ी कष्ट हुआ। एक दिन उसने बता दिया कि वहाँ पे वो म्यूजिक लेसन भी पढ़ रहा है। और तब तक तो दादी माँ की मानो कि क्या है, एक शौक सा लग गया। उन्होंने सोचा कि म्यूजिक का संबंध हमसे कैसे हो सकता है। म्यूजिक का संबंध तो पहले के समय जो है हार्लोट से हुआ करता था, बेगर से हुआ करता था। दादी माँ को लगा कि कैसा कल्चर आ गया है। तब से दादी माँ जो है उस नरेटर से बोलना बहुत कम कर दी। लेकिन जो भी हो, बच्चा था, बोलना तो पड़ता ही। फिर क्या हुआ, एक और टर्न आता है जब नरेटर को एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है। और यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने के बाद जो है अब पढ़ाई चूँकि उच्च कोटि की हो गई है, इसलिए नरेटर को एक अलग कमरा भी दिया जाता है जहाँ पे वह स्टडी कर सकता है। दादी माँ से काफ़ी कनेक्शन छूट गया। और दादी माँ इस समय को कैसे इंगेज करती हैं, वह अपनी एक स्पिनिंग व्हील ले लेती हैं, और स्पिनिंग व्हील यानी चरखा, उसको वह घुमाती रहती है, अर्थात चरखा चलाती रहती हैं और साथ साथ प्रेयर किया करती हैं। मानो कि वह किसी से बोलना नहीं चाहती, अपना समय इस तरीके से इंगेज करना चाहती। कोई बहुत ज़रूरी बात करता तो भी उस समय में भी वह बोलना नहीं चाहती। इस तरीके से दादी माँ बहुत ही क्या थी, रिलीजियस थी, जो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अपने पूजा पाठ में काफ़ी व्यस्त रहती थी। फिर क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि जब राइटर को फॉरेन जाना था, विदेश जाना था, विदेश में स्टडी करना था। विदेश में स्टडी करने के लिए वह जब रेलवे स्टेशन पे गया, यानी उसके परिवार वाले जब उसको विदा करने गए, तो उसमें दादी माँ भी गई। दादी माँ जो है उसको चुंबन की, और वह जो नरेटर था ये सोचा कि दादी माँ का यह लास्ट टच है, फिजिकल टच है, और शायद इसके बाद वो अपने दादी माँ को नहीं देख सकता है। आप समझ सकते हैं, दादी माँ की उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। वो सोचा कि मेरे आने से पहले शायद ही दादी माँ हो, लेकिन दादी माँ को कॉन्फिडेंस था, नहीं इतना जल्द जाने वाली नहीं है, मतलब वो रहेंगी। 5 साल की स्टडी के बाद, जब फॉरेन से 5 साल की स्टडी के बाद वापस आता है, तो सभी लोग उस स्टेशन पे उसका इंतजार कर रहे थे। जब आया देखा कि वो दादी माँ सेम पोजीशन में, ऐसे लगता था कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ, वही रोजरी, वही साड़ी, वही उसी पोजीशन में। आने पर जो है साइलेंटली उसको जो है क्या की, हक की, और सभी लोग साथ में घर लौटे। उस समय क्या था, दादी माँ की एक और हैबिट आ गई थी कि दादी माँ वो क्या करती कि वह छोटे छोटे रोटी के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे कर लेती और गौरैयों को खिलाती रहती, क्योंकि वहाँ पे कुत्ते गलियों में जाकर वो खिला नहीं सकती कुत्तों को। तो इस प्रकार से वो सोचती किसी तरह से उनका टाइम पास हो जाएगा। और ये टाइम पास उनका समझ सकते हैं कि 24 घंटे का फन टाइम बन गया। 24 घंटे में जो आधे घंटे का टाइम होता है उनका फन टाइम बन गया। और इस प्रकार से दादी माँ काफ़ी अपने आप में आनंदित होती। गौरैया चारों तरफ से बैठ जाती, कुछ उनके पैर पे, कुछ उनके सिर पे, कुछ उनके कंधे पर, लेकिन दादी माँ उन्हें मारती नहीं, बस प्रेम से थोड़ा सा फटकार देती। और ये रोज़ का सिलसिला था। ये दादी माँ का बहुत ही अच्छा क्या था, मोमेंट था, कह सकते हैं बहुत ही अच्छा मोमेंट था। हुआ क्या कि एक दिन ऐसा टर्म आता है कि एक दिन शाम के समय जो है दादी माँ में काफ़ी चेंजिंग आता है। वह एक पुराने ढोल को लाती हैं, आसपास की औरतों के इकट्ठा कर लेती है, जोर जोर से वह ढोल को बजाने लगती हैं, जोर जोर से ढोल को बजाने लगती हैं। यद्यपि इनके परिवार वाले थोड़ा सा कहते भी हैं कि थोड़ा धीमे बजाइए, लेकिन वो नहीं मानती, जोर जोर से बजाना शुरू कर देती हैं। ऐसा तो वह नरेटर अपनी दादी माँ में कभी देखा ही नहीं था। लेकिन जो भी हो, यह चेंजिंग हुआ।
ऐसा हुआ। फिर अगली सुबह क्या होता है, दादी माँ बीमार पड़ जाती हैं, डॉक्टर आता है, बताता है कि फीवर है और ठीक हो जाएंगे। लेकिन दादी माँ ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो उनके जाने का अंतिम समय आ गया है, अब शायद मैं लंबे समय तक यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। तब तक देखा गया उस समय बाद वह जो रोजरी था उनके अंगुलियों में वह बंद सा हो गया, अर्थात रोजरी का जाप करना बंद हो गया, अंगुलियां शिथिल पड़ गईं, हाथ गिर गए, रोजरी जो था उनके हाथ से वो भी गिर गया, बेड पर लेटी पड़ी थी, मतलब दादी माँ मर गई। फिर क्या हुआ कि कस्टम के तहत, एक राइट्स के तहत जो है उस डेड बॉडी को, दादी माँ के डेड बॉडी को वहाँ से उतारा गया, नीचे फर्श पर लिटाया गया, फिर उस पर जो है साफ़ सुथरी करके उनके ऊपर कफन लिटाया गया और कफन जो है उनके ऊपर ओढ़ाया गया। कफन ओढ़ाने के बाद वे क्या किए, सब अर्थी की तैयारी में चले गए, अर्थी की तैयारी में चले गए, शायद बाम्बू की वो अर्थी बनाएंगे। वह शाम का समय हो रहा था और उस समय जब अर्थी को ले जाने का समय हो गया, आई मीन्स उस डेड बॉडी को अर्थी पर रख करके ले जाने का टाइम हो गया, तो उस समय क्या देखे कि बहुत सारे गौरैया आकर के वहाँ पे चारों तरफ से बरामदे में उनके कमरे तक भरी पड़ी थी। लेकिन इस समय कोई गौरैया बोल नहीं रही थी, सब चुप थी। उसमें जो है उस नरेटर की माँ छोटे छोटे टुकड़े लाती हैं रोटी के और फिर बिखेरती हैं, शायद उस गौरैया को खाने के लिए, लेकिन गौरैया उस पर ध्यान नहीं दी। फिर उसका दादी माँ के डेड बॉडी को वहाँ से घर से ले जाया गया अंतिम संस्कार के लिए। और फिर क्या हुआ, सारी गौरैया चुपचाप वहाँ से क्या हो गई, उड़ गई। फिर जितना रोटी का टुकड़ा था फिर अगले दिन साफ किया गया, उसको डस्टबिन में डाला गया। मतलब क्या कि गौरैया भी जो है इस बात का एहसास कर ली थी कि वह दादी माँ मर गई। इस बात का दुख था, इसलिए वह रोटी के कोई भी एक टुकड़े को कोई भी गौरैया नहीं खाई थी। मतलब यह दिखलाना चाहता है कि जो सेंसिटिविटी है एनिमल्स, बर्ड्स, चाहे कोई भी हो, हर प्राणियों में लगभग समान ही होती है। सबको दुख होता है अपने प्रियजन के जाने का, प्रियजन के मर जाने का। और चूंकि वह उसकी दादी माँ रिलीजियस लेडी थी, इस प्रकार से उनके अंदर तो काफ़ी फीलिंग रही होगी कि किस प्रकार से अदर काइंड्स ऑफ जो क्रीचर होते हैं उनको किस प्रकार से प्रेम दिया जा सके, स्नेह दिया जा सके, उनके शायद लैंग्वेज को समझ सकती हो, उनके फीलिंग्स को समझ सकती हो। यह आवश्यक नहीं कि हर कोई समझ सकता है, लेकिन उसकी दादी माँ एक रिलीजियस लेडी होने के कारण काफ़ी कुछ एहसास कर सकती हैं। ये लेसन इंड हो जाता है, लेकिन आपको ये मैसेज दे देता है कि रिलीजियस होना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि रिलीजियस में वह चीज़ें हैं जैसे कि जीवन में जो आप सुख और शांति पाना चाहते हैं ना, वह सारा कुछ रिलीजियस बनने में है। आप एक बार बनकर तो देखिए, शायद आपको भी उस दादी माँ जैसी सुख और शांति का एहसास होगा। इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।